तो गाइस आज हम बात करने वाले हिस्ट्री के सबसे पॉपुलर शासक पृथ्वीराज चौहान के बारे में। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान अगर मोहम्मद गौरी से तराइन के सेकंड युद्ध में नहीं हारते तो भारत में कभी भी मुस्लिम प्रवेश नहीं कर पाते और न ही औरंगजेब, अकबर, बाबर जैसे मुस्लिम शासक हमारे ऊपर 100 सालों तक शासन कर पाते। तो आज हम जानेंगे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुए युद्ध के बारे में। एक तरफ गौर का शासक मोहम्मद गौरी जिसने भारत के मुल्तान पर आक्रमण किया, लेकिन गौरी का सबसे प्रमुख अधिकार बठिंडा पर रहा क्योंकि यह इलाका और किसी का नहीं बल्कि हिंदू राजपूत पृथ्वीराज चौहान का था। पृथ्वीराज चौहान राजा समेश्वर और महारानी कपूर देवी के पुत्र थे। उनके पिता का 1177 में निधन हो गया, जिस कारण महज 11 साल की उम्र में ही उन्होंने राजगद्दी को संभाला। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की अल्पायु होने के कारण महारानी कपूर देवी के सेक्शन में उन्होंने लगभग 3 साल तक अपना शासन किया, जिसके बाद महज 15 साल की उम्र में ही पृथ्वीराज चौहान ने पूरा शासक अपने अधिकार में ले लिया। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1151 में तराइन का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी बुरी तरह पराजित हुआ और किसी खरजी सैनिक की सहायता से रणक्षेत्र से भागने में कामयाब रहा। पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल यह थी कि उसने मोहम्मद गौरी का पीछा ही नहीं किया और उसे आसानी से जाने दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि मोहम्मद गौरी महज 1 साल के भीतर ही 1192 में वापस तराइन में आ डटा और तराइन का दूसरा युद्ध शुरू हुआ। लेकिन इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को मार दिया और यह कहानी यहीं पर खत्म हो गई। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है जिसमें हम आपको बताएंगे कि पृथ्वीराज चौहान के युद्ध हारने के मुख्य कारण क्या थे। पृथ्वीराज चौहान एक महत्वाकांक्षी शासक था, तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को दूसरे तराइन के युद्ध में हरा दिया। यह पृथ्वीराज चौहान की किस्मत थी या फिर सबसे बड़ी भूल। दरअसल गाइस, पृथ्वीराज चौहान के पराजित होने का सबसे प्रमुख कारण संयोगिता से विवाह करना था, क्योंकि तराइन के प्रथम युद्ध के कुछ महीने बाद ही संयोगिता का स्वयंवर हुआ था। संयोगिता कन्नौज नरेश जयचंद की कन्या थी। जब स्वयंवर हुआ तो कहा जाता है कि जयचंद ने द्वारपाल की जगह पृथ्वीराज की मूर्ति बनवाकर खड़ी कर दी, लेकिन संयोगिता ने बाकी सभी राजकुमारों को छोड़कर उसी मूर्ति को वरमाला पहना दी। तभी पृथ्वीराज चौहान वहां आ गए और संयोगिता को उठाकर ले गए। इस कारण पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के बहुत से वीर योद्धा भी मारे गए। साथ ही हिंदू राजाओं ने भी पृथ्वीराज का साथ देना छोड़ दिया। इतना ही नहीं बल्कि संयोगिता के विवाह के बाद पृथ्वीराज चौहान इतने विलासमग्न हो गए थे कि वह लगभग 6 महीने तक तो संयोगिता के आवाज से बाहर ही नहीं निकले। इसी बीच मोहम्मद गौरी की सेना आगे बढ़ चुकी थी और राजगुरु चिंतामग्न थे। चंद्रवरदाई के साथ संयोगिता के आवास में पहुंचे और दासी के हाथों एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था, गौरी रत तऊ धरा तो गौरी अनुरत, यानी गौरी आपकी धरती पर आ चुका है और आप अभी भी पन्ने विलास में ही उलझे हुए हैं। संदेश पढ़ते ही पृथ्वीराज चौहान की विलास मुद्रा भंग हो गई और वह युद्ध के लिए निकल पड़े। इस बात से एक बात तो साफ है कि साल भर के भीतर ही मोहम्मद गौरी वापस आ जाएगा, इसमें किसी को भी अंदेशा नहीं था। इस कारण दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए। इसके बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर घोर ले गया, जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को बहुत सी यातनाएं दी गई। पृथ्वीराज के गर्म तेल के अंदर आंखें फोड़ दी गई, उन्हें अंधा कर दिया गया। जिसके बाद वहाँ पर चंद्रवरदाई भी पहुँच गया। चंद्रवरदाई और कोई नहीं बल्कि पृथ्वीराज चौहान का दोस्त और कवि भी था, जिसने पृथ्वीराज के साथ मिलकर गौरी को मारने का षड्यंत्र रचा। जिसके बाद चंद्रवरदाई ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान का शब्दभेदी कौशल देखने के लिए मना लिया और चंद्रवरदाई छंद के रूप में पृथ्वीराज को बताता है कि गौरी कहाँ बैठा है और तीर चलाकर उसकी हत्या कर दी। बहुत से लोग हैं जो इस घटना को केवल कहानी मात्र मानते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये घटना सही थी या फिर गलत? तो ये थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की पूरी स्टोरी। आई होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।